नमस्कार, एनडीटीवी राजस्थान देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिवानी मिश्रा। राजस्थान में बेटियों से रेप और गैंगरेप की वारदातें रुकने का नाम नहीं ले रही हैं। ताजा मामला टोंक जिले के पचेवर थाना क्षेत्र का है, जहां पर रात में 16 साल की नाबालिग दलित किशोरी को कुछ बदमाश घर के बाहर से उठाकर ले गए और हाथ पैर बांधकर मुंह बंद कर गैंगरेप की वारदात को अंजाम दिया। बाद में उसे सड़क किनारे बंधक हालत में ही पटक दिया गया। पीड़िता के पिता की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। पीड़िता किशोरी का पुलिस ने मेडिकल करवाकर उसका बयान दर्ज कराया है और पचेवर पुलिस थाने में 4 आरोपी युवकों के खिलाफ पॉक्सो एक्ट की धाराओं में प्रकरण दर्ज हुआ है। वहीं पीड़िता की ओर से एक महिला के खिलाफ भी मामला दर्ज करवाया गया है। घटना 28 फरवरी रात 12 बजे की है, जब बेहोशी की हालत में नाबालिग सड़क किनारे पड़ी हुई मिली। सूत्रों के मुताबिक एक आरोपी पीड़िता के गांव का ही है, जबकि 3 आरोपी कुराड़ गांव के बताए जा रहे हैं। पुलिस आरोपियों की तलाश में जुटी हुई है और किशोरी के साथ सामूहिक दुष्कर्म की वारदात ने बेटियों की सुरक्षा पर सवाल खड़े कर दिए हैं। मालपुरा डीएसपी आशीष प्रजापत ने कहा कि मामला दर्ज हुआ है, आरोपियों को जल्द ही गिरफ्तार करेंगे। और पीड़िता ने पुलिस को बताया है कि 28 फरवरी की रात करीब 12 बजे वो लघु शंका के लिए घर से बाहर निकली थी। तभी 3 से 4 लड़कों ने उसका मुंह बांधकर उसका अपहरण किया। अपहरण कर वो पड़ोसी के घर के पीछे बाड़े में उसे लेकर गए और वहां जाकर उसके साथ गलत काम किया। किशोरी के चिल्लाने पर पड़ोसी महिला बाहर आई, लेकिन उसने अनदेखा कर दिया और घर के अंदर चली गई। इससे आरोपियों के हौसले और ज्यादा बढ़ गए। आरोपियों ने किशोरी के हाथ पैर और मुंह बांधकर उसे घर के पास फेंक दिया और पुलिस ने मामले की संवेदनशीलता और गंभीरता को देखते हुए जांच की शुरुआत कर दी है। अपनी बात में आज इसी मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे। नाबालिग से गैंगरेप और खतरे में जो बेटियां हैं, टोंक ही नहीं बल्कि प्रदेश के तमाम जिलों में बच्चियों से रेप और गैंगरेप के मामले अक्सर सामने आ रही हैं। विधानसभा में गृह विभाग ने बलात्कार, अपहरण और हत्या के केसों के जो आंकड़े बताए हैं वो भी चौंकाने वाले हैं। बच्चियां कैसे महफूज होंगी, ये एक बड़ा सवाल है। आखिर क्यों बेटियां सुरक्षित नहीं हैं? ताजा मामला है टोंक जिले के पचेवर थाना क्षेत्र के कचोलिया गांव का, जहां एक नाबालिग दलित किशोरी को उसी के घर से बाहर उठाकर उसके साथ सामूहिक दुष्कर्म किया जाता है और उसे हाथ पैर बांधकर वहां छोड़ दिया जाता है। यह घटना बड़ी चिंता का विषय है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। आरोपी अभी तक पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर जो है विजयनगर से लेकर बाड़मेर, बाड़मेर से लेकर टोंक तक जो है ये घटनाएं घट रही है और किशोरियों की सुरक्षा पर बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं। क्यों आखिर ब्लैकमेल होती है बेटियां? क्यों सामूहिक दुष्कर्म का शिकार और दुष्कर्म का शिकार होती है बेटियां? आखिर जो है घर के अंदर ही अगर बेटियां सुरक्षित नहीं है, घर के बाहर ही सुरक्षित नहीं है, तो बेटियां कहां सुरक्षा की गुहार लगाएगी? मालपुरा के पचेवर में हुई इस घटना ने जो है सबको हिलाकर रख दिया है कि लगभग 3 घंटे तक एक नाबालिग किशोरी के साथ जो है दुष्कर्म होता है और उसे सड़क पर डालकर जो है दरिंदे चले जाते हैं। लेकिन 28 फरवरी को घटना के बाद से लेकर अब तक जो है दरिंदे पुलिस की गिरफ्त से बाहर हैं। ये एक बड़ा सवाल है। इससे पहले टोंक जिला मुख्यालय पर इसी तरह की एक घटना पेश आई थी, जब नाबालिग जो छात्रा थी वो सामूहिक दुष्कर्म का शिकार हुई। 1 साल तक उसके साथ दुष्कर्म की वारदातें कैफे से लेकर निर्माणाधीन मकान हो या हाईवे हो या कार हो वहां घटती रही, लेकिन किसी को पता नहीं चला। मामला दर्ज हुआ, कुछ कैफे संचालक गिरफ्तार हुए। आरोपी जो थे उसमें कुछ नाबालिग भी थे और कुछ बालिग भी थे। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यही रही कि स्कूल से घर और घर से स्कूल जाते समय इस तरह की घटनाएं पेश आती है। हाल ही के दिनों में जब देवली में इस तरह का मामला सामने आया तो सबसे बड़ा एक सवाल यह हुआ कि स्कूल के लिए निकली एक छात्रा के साथ दुष्कर्म हो जाता है। अब मालपुरा के पचेवर की इस घटना ने एक बड़ा सवाल यह खड़ा कर दिया है कि जिस तरह की घटनाएं राजस्थान के अंदर पिछले कुछ महीनों में या कुछ दिनों में पेश आई है, तो मुद्दा इस बात पर होना चाहिए, बात इस बात पर होनी चाहिए कि आखिर बेटियों को सुरक्षा कौन देगा। आम जन में पुलिस का विश्वास की धारणा वाली पुलिस जो है शायद नाकाम है इस मुद्दे पर कि वो बेटियों को जो है उनके घर से लेकर स्कूल तक सुरक्षा दे सके। कैमरामैन रोहित के साथ रविश टेलर, एनडीटीवी टोंक। तो चलिए ग्राफिक्स के जरिए आपको दिखाते हैं क्या है ये पूरा मामला और किस तरीके से इस मामले को लेकर
अब जांच पड़ताल शुरू हुई है। 16 साल की दलित किशोरी से गैंगरेप की वारदात को अंजाम दिया गया है। बता दें कि पचेवर थाना क्षेत्र की यह घटना बताई जा रही है। 28 फरवरी की रात 12 बजे वारदात को अंजाम आरोपियों ने दिया। पीड़ित किशोरी लघु शंका करने के लिए घर से बाहर निकली हुई थी। घर के बाहर से उसे किडनैप कर उसके साथ गैंगरेप किया गया और पड़ोसी के घर के पीछे बाड़े में इस वारदात को अंजाम आरोपियों ने दिया है। फिर सड़क किनारे हाथ पैर बांधकर उसे पटक दिया। और चलिए इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़ रहे हैं। परिचय के साथ इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। अजय कुमार जैन हमारे साथ जुड़ रहे हैं, एडवोकेट हैं, हाईकोर्ट के। बहुत स्वागत है सर आपका। निशा सिद्धू सचिव हमारे साथ जुड़ रहे हैं, NFIW के। बहुत स्वागत है निशा जी आपका भी। और डॉक्टर शोभा शर्मा हमारे साथ जुड़ रही हैं, मनोवैज्ञानिक हैं। बहुत स्वागत है आपका भी। योगेंद्र कुमार जोशी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, पूर्व RPS हैं। आपका भी बहुत स्वागत है सर। और मैं शुरुआत करना चाहूंगी डॉक्टर शोभा आपके साथ। महिलाओं का ये मामला है, बेटियां सुरक्षित नहीं है। सिर्फ ये पहला ऐसा मामला नहीं, राजस्थान के अलग अलग जिलों से ऐसे कई मामले सामने आ रहे हैं जहां लड़कियां सुरक्षित नहीं है। अपने घर के बाहर भी बेटियां सुरक्षित नहीं है, घर के अंदर बेटियां सुरक्षित नहीं है। न्याय की गुहार लगाने के बावजूद भी प्रशासन की लापरवाही, अब तक न्याय नहीं मिल पाया इस मामले में। कैसे और कहां बेटियां सुरक्षित रहेंगी? एक्चुअली क्या है कि जो फीमेल होती है वो उनको सबसे ज्यादा लेस उनमें एनर्जी और वो सब माना जाता है। जो मस्कुलिन पावर होती है ऑब्वियसली फीमेल उनके लिए ज्यादा सबसे बड़ा टारगेट होता है। दूसरी चीज ये है कि आजकल एडोलसेंस में ही, इवन मैं कहूंगी कि अर्ली स्टेज पे ही सेक्स एजुकेशन बहुत जरूरी है, ताकि जो गर्ल्स हैं वो इंडिकेशन समझ सकें कि दूसरे का जो टारगेट है या दूसरे का जो पर्पस है वो क्या है, ताकि उससे पहले वो कोई ना कोई एक्शन लें। कभी भी ऐसे नहीं होती है, कोई भी क्राइम जो है ऐसे ही हो जाता है, कहीं ना कहीं सुराग पहले चल रहा होता है ऑब्वियसली। तो इसमें ऐसा नहीं है कि खाली एक ही फैक्टर इन्वॉल्वमेंट होता है, डिपेंड करता है कि जो विक्टिम है उसका भी स्टेट, और दूसरा जो कर रहा है विक्टिमाइज, जो अथॉरिटी फिगर है, उसका भी साइकोलॉजिकल कहीं ना कहीं फैक्टर होते हैं जो कि इस वारदात को अंजाम देते हैं। बिल्कुल सही कहा मैम आपने। आपके पास वापस लौटूंगी। हमारे साथ अजय जी भी जुड़े हुए हैं। अजय जी, आपसे जानना चाहेंगे, मामले अक्सर इसके सामने आ रहे हैं, सिर्फ राजस्थान की बात नहीं कर रहे हैं, देश भर के अलग अलग जगहों से ऐसे मामले सामने आते हैं। लेकिन जो उम्मीद, जो गुहार प्रशासन से लगाई जाती है कि मामले को लेकर जल्द से जल्द सुनवाई हो, मामले पर जल्द से जल्द एक्शन लिया जाए, आरोपियों की गिरफ्तारी हो, ऐसी वारदात ना हो, इसके लिए क्या कदम उठाया जाए। लेकिन ये जो सारे वादे हैं सरकार की ओर से, जो आश्वासन है लड़कियों की सुरक्षा को लेकर, वो जमीनी हकीकत उसकी नजर नहीं आ रही है। मामले कम होने की जगह और भी बढ़ते जा रहे हैं। पर बलात्कार के मामले और बच्चों के यौन उत्पीड़न के मामले हमेशा सिर्फ तब चर्चा में आते हैं जब चुनाव होने लगता है। तब जो पार्टी बाहर होती है वो आंकड़े बताती है कि इनके राज में महिलाओं पर अत्याचार इतने बढ़ गए, बच्चों पर बलात्कार इतने बढ़ गए। पर जैसे ही राज बदलता है परिस्थिति और भी ज्यादा खराब हो जाती है, वो आंकड़े बढ़ते ही रहते हैं। इसका कारण सबसे बड़ा ये है कि पुलिस और न्याय व्यवस्था इस मामले में अभी तक लचर साबित हुई है। हालांकि ये मामला बहुत गंभीर है, गैंगरेप का मामला है। 16 वर्ष की बच्ची के साथ गैंगरेप के मामले में जो सजा है वो आजीवन कारावास की सजा है। आजीवन कारावास की सजा भी यानी अंतिम सांस तक जेल में रहने की सजा का प्रावधान है। पॉक्सो एक्ट के मामले में सजाएं भी बहुत ज्यादा हो रही हैं, परंतु इमीडिएट एक्शन नहीं होने के कारण, डर नहीं होने के कारण, और दूसरा सबसे बड़ी बात यह कि विटनेस प्रोटेक्शन नहीं होने के कारण ज्यादा से ज्यादा 50 से 60% मामलों में आकर लड़कियों को या उनके परिवार को दबाव में डालकर या तो हॉस्टाइल कर लिया जाता है या समाज के दबाव से, पैसे के दबाव से समझौता करने के लिए मजबूर कर लिया जाता है। जबकि ये स्थिति तब है जब आधे से ज्यादा मामला तो पुलिस में इज्जत की वजह से रिपोर्ट ही नहीं किए जाते। तो इस परिस्थिति में सबसे बड़ी बात यह कि आज भी ज्यादातर पुलिस स्टेशन में महिला डेस्क नहीं है। FIR दर्ज करते समय जो सुप्रीम कोर्ट के साक्षी और अन्य मामलों में निर्देश दे रखे हैं उनकी पालना नहीं की जा रही है, सिर्फ एक औपचारिकता की जा रही है। यहाँ तक कि नक्शा मौका भी तुरंत नहीं बनाया जाता। FSL की रिपोर्ट्स, जो DNA रिपोर्ट्स हैं, वो भी सालों तक नहीं आ रही है, जिसको लेकर हाई कोर्ट ने भी संज्ञान लिया है और पुलिस के बड़े अधिकारियों और डायरेक्टर FSL को तलब करके कहा कि ये तय किया जाए कि कम से कम जल्दी से जल्दी DNA रिपोर्ट्स वगैरह चली जाए।
इन्हें अगर ये सारी की सारी की परिस्थितियां नहीं बदलती या कानून के हिसाब से, कानून में तो प्रावधान है कि तुरंत कार्रवाई हो, परंतु अगर पुलिस की इफिशियंसी नहीं बढ़ाई जाती, कोर्ट्स की इफिशियंसी नहीं बढ़ाई जाती है और भाई विटनेस को प्रोटेक्शन नहीं प्रदान किया जाता, तो ये घटनाएं आसानी से नियंत्रण में आने वाली नहीं है, क्योंकि अभी भी मानसिकता पुरुष प्रधान मानसिकता है। बहुत सही बात कही सर आपने। अगर इस पर ध्यान दिया जाता तो शायद अभी तस्वीरें कुछ और होती और इन मामलों पर रोक भी लगती। निशा जी, आपसे जानना चाहेंगे, ये जो मामले बढ़ रहे हैं, अब सवाल यही है कि तमाम व्यवस्थाएं की जाती हैं, तमाम वादे दावे किए जाते हैं, प्रशासन की ओर से भी सुरक्षा की जो गारंटी दी जाती है कि लड़कियां घर से बाहर सुरक्षित हैं, कहीं भी घूम फिर सकती हैं, कहीं भी निकल सकती हैं, लेकिन अगर घर के बाहर निकलने के बावजूद भी ऐसी वारदातें हो रही हैं तो लिहाजा इस पर सवाल खड़े होंगे और लाजमी है कि अब प्रशासन के रवैये पर भी सवाल खड़े होंगे। 3 से 4 दिन हो चुके मामले को लेकर, लेकिन अभी तक आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं हो पाई है। एक घटना से दूसरी घटना तक हमेशा यही चिंताएं जाहिर करते हैं कि प्रदेश के अंदर इस तरह के मामले क्यों बढ़ रहे हैं, या त्वरित न्याय क्यों नहीं मिल रहा है, या बहुत सारे फिक्र होते हैं। लेकिन देखने की बात यह है कि जब भी कोई सरकार बदलती है तो वो महिला सुरक्षा को प्रमुख मुद्दा बनाती है और बड़े बड़े दावे करती है कि अब की बार हमारी सरकार, बहुत हुआ महिलाओं पे अत्याचार, और माने बहुत बड़ी बात कहते हैं। और जैसे ही सरकारें बनती हैं या बदलती हैं तो ये एजेंडा गायब हो जाता है। तो हम उनके एजेंडे में नहीं है, मात्र वोट बैंक की तरह हमारा इस्तेमाल होता है। और क्यों बेटियां बेफिक्र होकर रातों को घर से ना बाहर निकलें, क्यों बेटियां पढ़ने लिखने ना जाएं, क्यों बेटियां काम पे क्यों ना जाएं, ये सारे सवाल हमारे सामने हैं। उनका अस्तित्व का सवाल है। वो कोई ऐसी चीज नहीं है कि जिसको मिल बांट के खाया जाए। तो ये ऐसा बार बार इन दिनों जो घटनाएं हो रही हैं, गैंग रेप की खासतौर पे मैं बात करूं तो ये ऐसे मान लिया गया है कि लड़की दिखी नहीं और आपने ये सब शुरू कर दिया। कई लोग इसको सेक्स रेशो के साथ भी जोड़ के देखते हैं कि अच्छा, राजस्थान का तो सेक्स रेशो गड़बड़ाया हुआ इसलिए ये सब हो रहा है। भाई, आप बेटियों को सारे प्रवचन देते हो, सारा कुछ समझाते हो कि ऐसे रहो, बाहर मत निकलो, दहलीज पे मत खड़े हो, ऐसे कपड़े मत पहनो, हंसो मत, ऊंची आवाज में मत बोलो। कुछ जरा सा अपने बेटों को भी तो सिखा दीजिए कि उनको औरों के साथ कैसे इज्जत और सभ्यता के साथ पेश आना है, उनका बिहेवियर कैसा होना चाहिए। वो क्यों नियंत्रण में नहीं है? अब उनके कपड़े कैसे हैं, उनका क्या है, उससे उनको क्या लेना देना है? तो अपने बेटों को, अपने भाइयों को, अपने पिताओं को हमको सीख देने की जरूरत है। और ये बहुत हो गया ये दड़बे के अंदर घुस के और गुप्त बातें करके और अपने आप को बचाव के तरीके ढूंढते हुए। जी अभी तो ये सेल्फ ट्रेनिंग ले लो, अपने सेल्फ हेल्प के लिए फलाना कर लो, वो कर लो, कितनी ट्रेनिंग लेंगे हम? तो इसलिए बेहतर ये है कि मर्द लोग सुधरे और ठीक से उनका इलाज होना चाहिए। जो वो मानसिक रोगी हैं, जिस तरह की वो दुष्टता करते हैं, औरत का पूरा जिंदगी जो है वो दाम पे लगा देते हैं, वो औरत तिल तिल करके मरती है। तो यहाँ तो माइनर बच्ची का सवाल है। तो इसीलिए सरकार के एजेंडे में प्रमुखता से ये बात होनी चाहिए। और जो चिंता करने वाले लोग हैं, चिंतक लोग हैं, जो थोड़ा सोचते समझते हैं, तो उनको मुखर होकर बोलने की आवश्यकता है, ऐसा मैं समझती हूँ। बहुत ही महत्वपूर्ण बात कही आपने निशा जी, बहुत ही महत्वपूर्ण बात जिसको लेकर अभी ध्यान देने की सरकार को जरूरत है। सिर्फ दावे और वादे ही नहीं बल्कि जमीनी स्तर पर बेटियों की सुरक्षा इस वक्त बहुत जरूरी है। योगेंद्र जी, आपसे जानना चाहेंगे, गुहार लगाकर कोई परिवार वाले जाते हैं, कोई पीड़िता जाती है रिपोर्ट दर्ज कराने, जब ऐसी स्थिति होती है, जब ऐसे मामले सामने आते हैं, वो दर्द, वो पीड़ा वो पीड़िता ही समझती है, उसके परिजन ही समझते हैं। लेकिन न्याय की जो गुहार, न्याय की जो उम्मीद लगाकर जाई जाती है प्रशासन के पास, वो उम्मीद कभी पूरी नहीं होती है, उस पर ध्यान नहीं दिया जाता। लंबे समय तक चक्कर काटते हैं थाने के परिवार वाले, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो पाती है। किस तरीके से न्याय मिल पाएगा? देखिए शिवानी जी, आज की न्यूज है कि महाराष्ट्र जलगांव में केंद्रीय मंत्री की बेटी को और उनकी सहेलियों को मनचलों ने छेड़ा जी। अब इससे बड़ी न्यूज हो सकती है क्या कोई? सही कहा। केंद्रीय मंत्री। और दूसरी न्यूज ये है कि पोक्सो के जो बदमाश हैं, जो जेल में सजा काट रहे हैं, उनमें से 3 बार मुख्यमंत्री को जान से मारने की धमकी दे दी पोक्सो वालों ने।
दूसरी बात, तीसरी बात यह है कि हम जो पुलिस है ना आपकी, ये शासन तंत्र कमजोर और पुलिस कमजोर होने की वजह से ही इन बदमाशों के हौसले बुलंद होते हैं। अगर आपकी पुलिस और आपका प्रशासन तंत्र मजबूत होगा, जेल की स्थिति देखिए, जेलों के अंदर पोक्सो में अंदर बंद है, वहां से हम मोबाइल काम में ले रहे हैं, वहां से मुख्यमंत्री को धमकियां दे रहे हैं। तो आप बताइए, पोक्सो जैसे मामले में बंद हैं जिनमें सजा हो चुकी 20 साल की, वो डरते नहीं है। असल में हमारे जितने जेल हैं, ये जेल सुधार गृह नहीं है, वहां ये अपराध गृह हैं। वहां जितने जाते हैं वहां जाकर के अपराध करते हैं, वहां इनको मोबाइल प्रोवाइड हो जाते हैं, वहां इनको हर चीजें मिलती हैं। तो हमारे देश में क्या हुआ कि राजनीति का अपराधीकरण हो गया। आप देखिए, जितने अपराधी हैं वो कहीं न कहीं रूप में राजनीतिक लोगों से जुड़े हुए हैं। तभी उन लोगों को अच्छे वकील मिल जाते हैं, उनको जेल में सुरक्षा मिल जाती है, पुलिस वाले उनको पूरा ध्यान रखते हैं। दूसरी बात, राजनीतिक नियुक्तियां होने लग गई हैं। जो काम के तरीके के अधिकारी होते थे, जो सख्त अधिकारी होते थे, जो काम जानते थे, वो अधिकारी अब नहीं लगाए जाते हैं। वो अधिकारी लगाए जाते हैं जो चापलूसी करते हैं, वो अधिकारी लगाए जाते हैं जो राजनेता चाहता है कि ये अधिकारी इस थाने में लगना चाहिए। तो आम नागरिक, आम पुलिस के अंदर, आम पब्लिक में ये धारणा बन गई है कि अब पुलिस वो पुलिस नहीं रही जो इंडिपेंडेंट वर्क करती है। अब आप ब्यावर वाले मामले में देख लीजिए कि ब्यावर में क्या हो रहा है, वहां धरने प्रदर्शन क्यों हो रहे हैं? कारण यह है कि वहां के एक डीआईजी ने कह दिया कि भाई ये लवजियात नहीं है। आप देखिए कितनी छोटी बात कर दी उस अफसर ने कि बिना जांच पड़ताल किए हुए ऐसी बातें कर दी। अब आज के अखबार में एक और था कि एफएसएल में संविदा कर्मी लगाए जाएंगे रिपोर्ट तैयार करने को। शिवानी जी, कितनी शर्म की बात है कि जहां पर पोक्सो के मामले हो, जहां डीएनए टेस्ट हो, वहां संविदा कर्मी है। मतलब इनके आंखों पे पट्टी बंध गई। संविदा कर्मी रिपोर्ट देगा और उस रिपोर्ट पर न्यायालय निर्णय करेगा। कितनी बड़ी बात है। दूसरा, आप देखिए हमारे थानों की स्थिति क्या है। अरे शिवानी जी, थाने ठेकों पे चल रहे हैं, वहां कंप्यूटर फीड करने वाला नहीं है, वहां पर चार्जशीट टाइप करने वाला नहीं है, वहां पर केस डायरी टाइप करने वाला नहीं है। 10-10 हजार रुपए में प्राइवेट आदमी लगाए जा रहे हैं। कोई भी आई हो 10,000 20,000 रुपए में बाहर से आदमी ले लेता है और वो टाइप करता है। कितनी गोपनीयता भंग हो गई बताओ। हमने कानून बनाया कि साहब जो भी अपराधी आप पकड़ो, 7 साल से ऊपर की कोई काम हो, कोई केस हो, तो उसमें वीडियोग्राफी करें। शिवानी जी, वीडियोग्राफी किससे करेंगे? आपके मेरे, मतलब खुद के मोबाइल से वीडियोग्राफी करो। और वो कहां तक वैलिड होगी भाई? खुद के मोबाइल से वीडियोग्राफी करेंगे, उसकी सार्थकता क्या है? एक अनुसंधान अधिकारी के मोबाइल में वो वीडियो खींचेगा अपराध से संबंधित, उसमें उसके घरवार के भी वीडियो होंगे। मतलब आप देखिए क्या स्थिति कर दी है इन्होंने कि मतलब मैं ताज्जुब करता हूं कि इस प्रकार के अनुसंधान कैसे चलेंगे, कैसे काम करेंगे। आप देखिए सरकारी एपीपी जो होते हैं, इनकी पोस्टिंग्स होती है राजनीतिक, और राजनीतिक पोस्टिंग होती है, इनको क्या तनख्वाह मिलती है भाई? ये वो वकील लगाए जाते हैं जिनकी वकालत नहीं चलती और वो अभियोजन के लिए लड़ते हैं जाकर के। मैं ये कह रहा हूं, जब तक इस तरह की चीजों में परिवर्तन नहीं करेंगे, जब तक इन आरोपियों को सजा कैसे मिलेगी? और मैं तो ये कह रहा हूं, सजा भी मिल रही है तो भी बदमाशी कर रहे हैं। इन्होंने पॉक्सो एक्ट, बिल्कुल सही कहा सर आपने, सिस्टम से ही खतरा है। अगर सिस्टम सही नहीं हुआ तो इस तरीके के मामले बढ़ेंगे और बदमाशों के हौसले बुलंद होते रहेंगे। अजय जी देखिए, कानून पर हर किसी को विश्वास है और इंतजार इसी बात का होता है कि न्याय जरूर मिलेगा, लेकिन जो बदलाव हो रहे हैं, जिस तरीके से मामले सामने आ रहे हैं, इसका कोई असर नहीं दिख रहा है। ऐसे मामले बढ़ रहे हैं, हालांकि इस पर प्रशासन की ओर से आश्वासन दिया जाता है कि कार्रवाई की जाएगी, लेकिन कानून व्यवस्था में सुधार की अभी कितनी जरूरत है ताकि न्याय जल्दी मिल पाए? कानून में तो बदलाव हो रहा है, पर प्रक्रिया और जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी उसका कोई उपयोग भी नहीं किया जा रहा। अभी योगेंद्र जोशी जी ने बिल्कुल एक खरी खरी बात कही है और सही बात कही है कि जहां पर ठेकों पर पुलिस की कार्रवाई होगी, जहां
आईओ अपनी रिश्वत की कमाई में से पैसे देकर टाइपिस्ट रखेगा, वहां आप किस न्याय की उम्मीद रख सकते हैं। जो लोग पुलिस थाने पे जाते हैं वो जानते हैं कि नियम यह है कि पुलिस में जैसे ही कोई मामला है तुरंत दर्ज करे, उससे अच्छी तरह से व्यवहार पेश हो, परंतु जो पीड़िता जाती है, जो पीड़ित जाते हैं, उसके साथ ऐसा व्यवहार किया जाता है कि जैसे कोई आरोपी वहां पर आ गया है। आरोपी को तो सम्मान दिया जाता है और पीड़ितों को परेशान किया जाता है। किसी भी पुलिस स्टेशन में सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद, अंडरटेकिंग के बाद आज तक सीसीटीवी ऑपरेशन नहीं लगाए हैं। जहां लगाए उन्हें या तो बंद कर दिया जाता है या खराब कर दिया जाता है। इसका मतलब सीधी सी बात है कि कुल मिलाकर हमारी जो कानून व्यवस्था है या पुलिस की व्यवस्था है, ये कानून लागू करने की ले जाए भ्रष्टाचार और अनाचार करने का केंद्र बन गए हैं। 1952 में अब्दुल नईम के केस में जस्टिस मुल्ला ने कहा था कि हिंदुस्तान में यदि सबसे बड़ी कोई गैंग है, ऑर्गेनाइज गैंग, तो उसमें कहने में कोई शक नहीं है कि वो हिंदुस्तान की पुलिस है। और राजस्थान की पुलिस आज 50 साल बाद, आज 75 साल बाद भी उस बात को सही साबित करने पर तुली हुई है। जब तक पुलिस व्यवस्था में परिवर्तन नहीं किया जाएगा, न्याय व्यवस्था में जिम्मेदारी और ईमानदारी नहीं आएगी, तब तक इन सब कानून बदलने से ये व्यवस्थाएं नहीं रुकेंगी और इसी तरीके से ये बेईमानी, भ्रष्टाचार और अनाचार चलता रहेगा। बिल्कुल सही कहा सर आपने। डॉक्टर शोभा, देखिए आप एक महिला हैं, जिस तरीके से महिलाओं पर अत्याचार के मामले बढ़ रहे हैं, बालिकाओं के साथ रेप की वारदातें हो रही हैं, गैंगरेप के मामले आए दिन सामने आ रहे हैं, किस तरीके की मानसिकता लोगों की होती जा रही है। ये जो मामला है, पड़ोसी ने इस वारदात को होते हुए देखा, लेकिन बावजूद कोई मदद के घर में वापस अंदर चले गए। ये जो माहौल खराब होता जा रहा है, लोग मदद के लिए भी आगे नहीं बढ़ना चाहते हैं, ना कोई बात सुनता है। पीड़िता की तरफ से, पीड़िता के परिजनों की तरफ से गुहार लगाया जाता है, लेकिन कोई इस पर संज्ञान नहीं ले रहा है, कोई इसे सीरियसली नहीं ले रहा है। लोगों के अंदर जो मानसिकता है वो बदलती जा रही है समय के साथ। कितना जरूरी है समाज में भी बदलाव लाना, लोगों की सोच में बदलाव लाना? देखो, ये बहुत जरूरी है। ऑब्वियसली समाज प्लस फैमिली प्लस प्रशासन, सबका ही जब मिलके हम एक रोल करेंगे तभी हम इस चीज को कम कर सकते हैं। सबसे पहले तो ये है कि अगर हम देख भी लेते हैं कोई चीज, तो एज ए विटनेस हम लोग, बहुत से लोग क्या होता है कि देना चाहते भी हैं, लेकिन हमारा जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो इतना वीक है कि कई बार उसी का नाम डिस्क्लोज किया जाता है। तो ये सारी चीजें कॉन्फिडेंशियलिटी की, अगर प्रशासन जो है इन सब चीज की रिस्पॉन्सिबिलिटी ले, तो शायद कोई ना कोई आगे स्टेप बढ़ाए। दूसरा, अगर हम बात करें सोसाइटी की, तो उनको भी ये समझने की जरूरत है कि अगर आज इस बेटी के साथ है तो कल को कहीं ना कहीं वो हमारी फैमिली में भी चीजें हो सकती हैं। तो अगर हमने आज स्टेप नहीं लिया तो ये चीजें आगे बढ़ती जाएंगी। तीसरी चीज है, कई बार फैमिली वाले भी स्टेप लेने से डरते हैं, क्योंकि उन्हें कहीं ना कहीं लगता है कि कुछ होना तो है नहीं, क्योंकि हमारा जो प्रशासन विभाग है वो इतना ढीला है। 1 महीना, 2 महीने, 3 महीने, सालों साल तक केस लटके रहते हैं और कहीं ना कहीं उनके ऊपर उल्टा पड़ता है। तो हमेशा पेरेंट्स भी ये चाहते हैं कि क्यों ही उलझा जाए, क्यों ही बात को इतना बढ़ाया जाए, क्योंकि कोई रिजल्ट तो निकलने वाला है नहीं। तो ये सारी जो मानसिकता है, मतलब पेरेंट्स की तरफ से भी ऑब्वियसली उस चीज को उठाएं, वो बात को, मुद्दे को उठाएं। सोसाइटी की तरफ से भी इस चीज के लिए कि आज जिसके साथ हो रहा है होने दो, हम क्यों बीच में बात को फैलाएं या हम क्यों बीच में आए। तो उनको भी ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि लड़की बेटी बेटी ही है, चाहे वो किसी की भी हो। और आज किसी दूसरे के साथ तो याद रखे कि कभी ना कभी ये हमारे साथ भी, या इससे थोड़ा कम ज्यादा जो भी हो सकता है। तो उसके लिए स्टेप लें। और प्रशासन के लिए भी है कि इन सब चीजों की कॉन्फिडेंशियलिटी रखें। ऑब्वियसली जो विटनेस है उसको भी सेव करके चलें, उसका नाम भी कहीं डिस्क्लोज ना हो, क्योंकि कई बार उनको भी धमकी दी जाती है। तो सब मिलके अगर काम करेंगे तो शायद ये चीजें कम हो। हालांकि बहुत जो है पॉसिबिलिटी कम है, बट अगर मिलके काम करें तो ये चीजें कम हो सकती है। प्रशासन को इमीडिएटली एक्शन लेने चाहिए, उसका वेट नहीं करना चाहिए कि कल तक बताएंगे, परसों तक बताएंगे। पेरेंट्स उसके चक्कर लगा रहे हैं, पेरेंट्स के लिए भी कहीं ना कहीं टॉर्चर होता है, बच्ची को भी देखना, उसको भी कंसोल करना। ऑब्वियसली वो भी एक टेंशन और स्ट्रेस में रहती है, और उसके अलावा हॉस्पिटल के चक्कर काटना। तीसरा, जो ये पुलिस वाला विभाग है, इन सब चीजों के लिए तो ये मेन चीज है कि एडमिनिस्ट्रेशन हमारा बहुत अच्छा होना चाहिए, ताकि इसमें पूछने की बात ही नहीं है। ये चीजें एक्टिविटी की है तो उसको इमीडिएटली एक्शन उसके ऊपर लेना चाहिए। बिल्कुल शोभा जी, आपने बहुत सही बात कही कि अगर सब मिलकर इस पर काम करेंगे तो बहुत मुश्किल नहीं है कि ऐसे मामले भी कम हो। और अगर ऐसे मामले सामने आते हैं तो पीड़िता को जल्द से जल्द न्याय मिले, सबका सपोर्ट मिले और इस तरीके की वारदातों को अंजाम
देने से भी अपराधी बचे। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। अजय कुमार जैन हमारे साथ थे, निशा सिद्धू हमारे साथ थी, डॉक्टर शोभा वर्मा हमारे साथ थी और योगेंद्र कुमार जोशी जी भी हमारे साथ जुड़े थे। आप सभी मेहमानों का एक बार फिर से बहुत बहुत शुक्रिया अपना कीमती समय एनडीटीवी राजस्थान के साथ साझा करने के लिए। और इसी के साथ इस चर्चा में फिलहाल के लिए बस इतना ही। तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए एनडीटीवी राजस्थान। नमस्कार।